हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इन्वायरमेंट स्टडीज का, पर्यावरण अध्ययन का, उससे संबंधित सारी क्लासेस मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। लेकिन एक प्रकार का आपके सामने बच गया, कौन सा? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से? अति लघुतरात्मक प्रश्न से संबंधित आपके सामने जितने भी जो प्रश्न है वो सारे के सारे बच गए। तो इसी क्लास में अति लघुतरात्मक प्रश्न भी आपको मैं करवाने वाला हूं। साथ के साथ आपको यह भी बताऊंगा फ्री में नोट्स कहां पर मिलेंगे और आपके सामने वीडियो क्लासेस कहां पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सामने क्लास को। साथ के साथ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो भाई, ताकि क्या हो सके, आपके सामने 20,000 सब्सक्राइबरों से अपन सिर्फ 1,000 सब्सक्राइबर कम है, सिर्फ 1,000। आप सभी अगर जो वीडियो देखोगे ना इसको, तो अगर एक बार आप सब्सक्राइब कर दोगे ना, आपका कुछ नहीं जाएगा, फ्री में हो रहा है आपके सामने। सारे नोट्स फ्री में दे रहा हूं, सारी क्लासेस फ्री में दे रहा हूं, हर टाइप के पर्सन करा रहा हूं, सब कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बस आपको तो सब्सक्राइब करना है ना, आपका ही फायदा होगा, नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको मिल जाएंगे क्लासेज के। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाई, ताकि मेरे 20,000 सब्सक्राइबर वो पूरे के पूरे हो जाए। करवा दो भाई आपके सामने। अपने दोस्तों का मोबाइल लेकर एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर भी सब्सक्राइब बटन कर देना। समझ में आ गया? तो 20,000 सब्सक्राइबरों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दो। साथ के साथ जो ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, ये फ्री में मेरे जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगी। इसके बारे में भी एक बार बता देता हूं। अगर आप फ्री में मेरे जो ये पढ़ा रहा हूं इन्वायरमेंट स्टडीज का, अगर इस फ्री में पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो, बस आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आओगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा है इस पे क्लिक करो। क्लिक किया, नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ आए, यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। करो क्लिक। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखो एक सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में आपको सिर्फ सिंपल इन्वायरमेंट सर्च करना है। क्या सर्च करना है? इन्वायरमेंट सर्च करना है, सिंपल आपके सामने। और यहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इन्वायरमेंट सर्च करोगे तब एक छोटी सी गलती होती है बच्चों से, पहला जो ई है ना वो बड़ा आ जाता है। आपको पहला ई को बड़ा नहीं रखना है, आपको पहले ई को छोटा ही रखना है। और ये स्पेलिंग ऐसी की ऐसी सेम टू सेम सर्च करनी है, तो आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, इन्वायरमेंट स्टडीज बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से। और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट फ्री में करवा रखे हैं। जाओ और जोकर पढ़ लो भाई आपके सामने। जाओ और जाके आपके सामने फ्री में पीडीएफ पढ़ लो। सारे के सारे बच्चे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। फ्री में नोट्स आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, आपको सीरीज के पैसे खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। चलो, पहला प्रश्न यूनिट फर्स्ट का, पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण हमारे चारों ओर मौजूद जीवित और निर्जीव तत्वों का समुच्चय होता है। क्या होता है पर्यावरण? हमारे चारों ओर जो जीवित और निर्जीव चीजें जो पाई जाती हैं, उसी को किसके नाम से जाना जाता है भाई? पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पर्यावरण के नाम से जाना जाता है, जो मानव जीवन और प्रकृति को प्रभावित करते हैं। भाई एक बात बताओ, आपके सामने, आपके घर में, आपके सामने मनुष्य रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, हवा है, वायु है, आपके सामने हवा और वायु एक ही हो गया, सॉरी, पानी है, खनिज है, लवण है, जो ये सब चीजें पाई जाती हैं हमारे जो पूरी पूरी प्रकृति के ऊपर। और ये सब चीजें आपके सामने एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। एक बात बताओ, अगर हवा है, हवा होगी तभी तो जैविक उपघटक जितने भी, चाहे आपके सामने मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, उनका महत्व है। वो तभी जिंदा जब हवा है। अगर हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो क्या अपन जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो ये पर्यावरण की सारी चीजें होती है, निर्जीव और सजीव चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं आपके सामने और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। उसी को पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल क्या होता है आपके सामने? वायुमंडल पृथ्वी को घेरे गैसों का आवरण होता है, जो जीवन की रक्षा करता है और मौसम के जलवायु को नियंत्रित करता है। वायुमंडल क्या होता है? नाम से समझो, वायु प्लस मंडल। वायुमंडल क्या होगा? वायु, हवा का आपके सामने क्या है? एक पूरा हवा का आपके सामने एक आवरण बना रहता है, जिससे क्या होता है? हमारे जीवन की रक्षा होती है। इसमें क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अलग अलग प्रकार के आपके सामने गैसेज पाए जाते हैं, जो हमारे क्या करते हैं? जो जिंदगी होती है उसको देने में काम करती है। ऑक्सीजन जीवनदायिनी आपके सामने क्या है? गैस है। समझ में आ गया? अब ओजोन है, ओजोन हमारे जीवन में कोई काम नहीं आती, लेकिन ओजोन क्या करती है? आपके सामने जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं उनसे रोकने का काम करती है। अब आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड वो तो बहुत खतरनाक गैस है, क्या करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। लेकिन बच्चों, पृथ्वी का जो तापमान संतुलित रहता है ना, वो ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से ही रहता है। समझ में आ गया? बस वो क्या है, समय के साथ संतुलन से ज्यादा हो गई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा आपके सामने वातावरण में फैल रही है, इस वजह से उसका नुकसान है।
पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड पहले अपने जब सीमित मात्रा में थी तब कोई प्रकार का प्रदूषण नहीं देखने को मिलता था, तब वो हानिकारक नहीं थी, तब हमारी पृथ्वी के लिए बढ़िया थी। आज भी बढ़िया है लेकिन ज्यादा मात्रा में वो नुकसानदायक है। जलमंडल से आपका क्या होता है? जलमंडल, जलमंडल पृथ्वी पर उपस्थित सभी स्रोतों जैसे समुद्र, नदी, झील, हिमनदों और भूमि जल का समूह होता है। नाम से समझो, जल प्लस मंडल। जलमंडल क्या होता है भाई? आपके सामने पानी जहां जहां पर पाया जाता है उसको जलमंडल के नाम से जाना जाता है। जैसे समुद्रों में पानी पाया जाता है, नदी में पानी पाया जाता है, झील और हिमनदों में जो पानी पाया जाता है, और उस जब सारे के सारी चीजों को, जल से संबंधित सारी चीजों को जब इकट्ठा करते हैं तो उसी को जलमंडल के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने स्थल मंडल क्या होता है? कौन से वाले की तरफ? स्थल मंडल आपके सामने क्या होता है उसकी तरफ अपन बढ़ने वाले हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के सबसे ऊपरी कठोर परत है, मतलब जो पृथ्वी होती है, अपनी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो भूमि पाई जाती है ना उसको स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसपे महाद्वीप, पर्वत व मिट्टी पाई जाती है। तो स्थल मंडल वही होता है जो आपके सामने पृथ्वी है उसके ऊपर जो कठोर परत है उसी को अपन स्थल मंडल के नाम से जानते हैं, जिस पर आपके सामने अलग अलग चीजें जैसे महाद्वीप हो गए, पर्वत और मिट्टी है, अलग अलग प्रकार की चीजें पाई जाती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो जो आपके सामने स्थल मंडल वही होता है जो सबसे कठोर परत होती है ना पृथ्वी की, उसको स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। अगले वाला जीव मंडल क्या है? जीव मंडल वो क्षेत्र होता है जहां पर जीव जंतु और पौधे रहते हैं और तथा जीवन संभव होता है। क्या होता है जीव मंडल? नाम से समझो, जीव प्लस मंडल, मतलब जहां पर जीव जंतु देखने को मिलते हैं, पौधे रहते हैं और जहां पर जीवन संभव है। भाई पृथ्वी पूरे दुनिया, पूरी यूनिवर्स के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ पृथ्वी एकमात्र ऐसी जगह है अब तक ज्ञात जिसके बारे में जानते हैं जहां पर जीवन संभव है। बाकी अभी तक कोई ऐसा ग्रह नहीं मिला है, ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं मिला है जहां पर जीवन संभव है अभी तक। समझ में होगा, लेकिन अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो जीवमंडल वही क्षेत्र होता है। अब अंतरिक्ष में जाकर रहने लग जाओ, जीवन संभव नहीं है। कहां पर है? अपने स्थल मंडल पे आपके सामने जीवन संभव होता है, उसी को जीवमंडल के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्रों के बारे में बताइए, कौन कौन से पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र कौन से होते हैं? इसमें अलग अलग प्रकार की चीजें आती हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन, प्रदूषण, जैव विविधता तथा मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है भाई आपके सामने पर्यावरण अध्ययन में? अलग अलग प्रकार के प्रकृति से संबंधित चीजें आती हैं, जिसमें प्रदूषण है ना, प्रदूषण के अलग अलग भाग, जैव विविधता, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु किस प्रकार से पाए जाते हैं, उनमें क्या क्या विविधता पाई जाती है, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। और मानव और पर्यावरण के बीच में कैसा संबंध देखने को मिलता है, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्न देखने को मिलते हैं, उससे संबंध आपके सामने देखने को मिलता है, उसका अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया? तो प्राकृतिक संसाधनों में क्या होता है? प्रदूषण होता है, जैव विविधता होती है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। इन सब चीजों का क्या आपस में संबंध है, उसी का जिस सब्जेक्ट में अध्ययन किया जाता है, जिस विषय में अध्ययन किया जाता है, उसको पर्यावरण अध्ययन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण का महत्व लिखिए। क्या होता है पर्यावरण संरक्षण, उसके इंपोर्टेंस के बारे में जानेंगे अपन। पर्यावरण संरक्षण से एक प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। क्या होता है पर्यावरण संतुलन से? प्रकृति में एक प्रकार का संतुलन बना रहता है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रहते हैं। आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जो संसाधन सुरक्षित रहते हैं उसी को क्या कहा जाता है? पर्यावरण संरक्षण के नाम से जाना जाता है। मतलब आप क्या करो भाई, पेड़ पौधे लगाओ, जीव जंतुओं को बचाकर रखो। समझ में आ गया? ज्यादा संसाधनों को यूज नहीं करो, ज्यादा पानी यूज मत करो। इस जो स्थल मंडल है, भूमि है, उसको कृषि होगी भूमि, उसको क्या मत करो, उर्वरकों से खराब मत करो, वनों को मत काटो। तो ये सब चीजें किसमें आती है? पर्यावरण संरक्षण में आती हैं। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, सतत विकास क्या होता है? अगले वाला प्रश्न क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? क्या होता है सतत विकास? सतत विकास वो विकास है जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करता है। मतलब सतत विकास कौन सा विकास है? क्या करता है? आज की जो जरूरतें हैं उनको भी पूरा करता है और भविष्य में आपके सामने अगर आपको कोई जरूरतें हैं उनसे भी समझौता मत करता है। उदाहरण के लिए मैंने बहुत बार बताया, अगर आपके सामने जो पिताजी हैं उनको जैसा पर्यावरण मिला, जैसा आपके सामने पानी मिला, जैसा आपके सामने हवा मिली, वैसे आने वाली पीढ़ियों को भी मिले, उसी को क्या कहा जाता है? सतत विकास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? सतत विकास के नाम से जाना जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है स्थायित्व। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? क्या होता है भाई स्थायित्व?
स्थायित्व संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग द्वारा पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में। स्थायित्व क्या है भाई, आपके सामने आप इस तरीके से पर्यावरण में जितने भी चीजें पाई जाती है उनका उपभोग करते हो, जिससे क्या होता है आपके सामने, जिससे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी आपके सामने पर्यावरण को सही से उपभोग करने का मौका मिले। समझ में आ गया? उसको स्थायित्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्थायित्व के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध बताइए। मानव और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध होता है? मानव पर्यावरण से संसाधन प्राप्त करता है और संरक्षण का भी उत्तरदायित्व होता है। भाई अपन पर्यावरण से क्या करते हैं? हवा, पानी, जल, खनिज, पानी और जल एक ही हो गया आपके सामने। ये सब चीजें आपके सामने अपन कहां से प्राप्त करते हैं? पर्यावरण से ही प्राप्त करते हैं। साथ के साथ हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि हम जो पर्यावरण से जो चीजें प्राप्त कर रहे हैं उनको संरक्षित करके भी रखें, उनका संरक्षण करें। ये हमारी जिम्मेदारी भी होती है, हर नागरिक की एक जिम्मेदारी है। तो यही है पर्यावरण और आपके सामने मानव में, यही आपके सामने संबंध देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? क्या होते हैं वे प्राकृतिक संसाधन? प्रकृति से प्राप्त की गई वस्तुएं जैसे जल, वन, मिट्टी व खनिज को प्राकृतिक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। मतलब जो हमारी प्रकृति होती है उसमें अलग अलग प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। जैसे उसमें वन, जल होते हैं, जल होता है, वन पाए जाते हैं, मिट्टी और खनिज पाए जाते हैं। इन सब जो चीजें आपके सामने प्रकृति से हमें प्राप्त होती हैं उनको किसके नाम से जाना जाता है? प्राकृतिक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। मतलब जो प्रकृति से जिन जिन चीजों को अपन प्राप्त करते हैं उनको प्राकृतिक संसाधनों के नाम से अपन जानते हैं। अगले वाला प्रश्न है, पर्यावरणीय घटकों के नाम लिखिए। कौन कौन से घटक पर्यावरणीय होते हैं? वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल व जीव मंडल सारे के सारे पर्यावरण के घटक है। मतलब हवा में उसको वायुमंडल के नाम से जाना जाता है, जल से संबंधित चीजें जल मंडल में पाई जाती हैं, स्थल से संबंधित आपके सामने स्थल मंडल पाया जाता है। ये सारे के सारे चारों के चारों वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल व जीव मंडल किसका हिस्सा है भाई? पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरणीय संतुलन क्या होता है? पर्यावरणीय असंतुलन, संतुलन नहीं, असंतुलन पूछा है। पर्यावरणीय असंतुलन जब होता है जब प्राकृतिक घटकों का संतुलन बिगड़ जाता है। तो प्रकृति में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं सारी की सारी चीजों का जब संतुलन बिगड़ जाता है तब आपके सामने प्राकृतिक असंतुलन के नाम से जाना जाता है। जैसे दिल्ली में बिगड़ रखा भाई आपके सामने, बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण देखने को मिल रहा है। इस वजह से लोगों का जीना क्या हो गया? मुश्किल हो गया है। या पानी प्रदूषित है, हवा प्रदूषित, आपके सामने खाने योग्य भोजन नहीं मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। इसी को इन्वायरमेंटल आपके सामने चेंजमेंट के नाम से जाना जाता है और डिसबैलेंस के नाम से जाना जाता है, पर्यावरणीय असंतुलन के नाम से जाना जाता है। मानव गतिविधियां पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं? मानव की गतिविधियां कैसे प्रभावित करती हैं? औद्योगिकरण से। हम अलग अलग प्रकार के उद्योग लगाते हैं, इससे क्या होता है आपके सामने मानव का आपके सामने पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है। वनों की कटाई व प्रदूषण है वो पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मतलब उद्योग है वो भी क्या करते हैं? अपने पर्यावरण को प्रदूषित करने काम करते हैं। वनों की जो कटाई की जाती है इससे भी आपके सामने क्या होता है? जो पर्यावरण है उसमें नुकसान पहुंचता है और प्रदूषण भी पर्यावरण पर नुकसान पहुंचाता है। अगले वाला, पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? भाई आपको जो पर्यावरण अध्ययन का पेपर हो रहा है उसका क्या फायदा है? पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य जागरूकता, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। क्यों पढ़ाई जाती है आपके सामने पर्यावरण शिक्षा? ताकि आप सब लोग जागरूक रहो, संरक्षण करो, प्रकृति का संरक्षित करो और सतत विकास को बढ़ावा दो। किस चीज को बढ़ावा दो? सतत विकास है उसका बढ़ावा दो, इसीलिए आपको पर्यावरण शिक्षा का दी जाती है। समझ में आ गया? चलिए बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। परितंत्र से संबंधित आपके सामने कौन कौन से प्रश्न है, वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न जो उनको पढ़ना आपको आवश्यक है। पहला प्रश्न है, परितंत्र क्या होता है? परितंत्र जीव तथा उनके भौतिक पर्यावरण के बीच में संबंधों को क्रियाशील इकाई है। मतलब परितंत्र क्या होता है? जितने भी जो जीव जंतु पाए जाते हैं पर्यावरण के अंदर, जितने भी आपके सामने जो वस्तुएं पाई जाती हैं उनके अंदर जो संबंध होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? परितंत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपके सामने जो हमारा पर्यावरण है इसमें अलग अलग प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। जैसे कि पानी है ना, पानी क्या करता है भाई? आपके सामने पानी है, उसको इवेपोरेशन होकर बादल बनते हैं, बादल से फिर से वर्षा देखने को मिलती है, मनुष्य पीते हैं, जानवर पीते हैं। अब क्या करते हैं आपके सामने? मनुष्य पेड़ पौधे दब जाते हैं आपके सामने, भाई उनकी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसी से कोयला बन जाता है, कोयले को अपन फिर से यूज करते हैं। तो ये सारी जितनी भी जो घटनाएं हैं जो हमारे पर्यावरण में देखने को मिलती हैं उसी को परितंत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? परितंत्र के नाम से
जाना जाता है। समझ में आ गया? परितंत्र के घटक कौन कौन से? परितंत्र में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? परितंत्र में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जैविक घटक व अजैविक घटक। कितने प्रकार के आपके सामने घटक पाए जाते हैं? दो प्रकार के। पहला घटक जैविक घटक होते हैं, दूसरे अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन से होते हैं? उत्पादक व उपभोक्ता। देखो जैविक घटक क्या होते हैं? जीव जंतुओं से संबंधित आपके सामने जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, जिसमें जीव मनुष्य हो गया, जंतु हो गए, है ना, जीव जंतु हो गए, उसके अलावा आपके सामने पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये सब जैविक घटक होते हैं। और जितनी भी आपके सामने अप्राकृतिक चीजें पाई जाती हैं, अजैविक चीजें पाई जाती हैं, उसको अजैविक घटक में जाना जाता है। निर्जीव चीजें खास करके, जैसे जल, ताप और मिट्टी, ये कौन से घटक है भाई? अजैविक घटक है। समझ में आ गया? ऊर्जा प्रवाह क्या होता है? क्या होता है ऊर्जा का प्रवाह? परितंत्र में ऊर्जा का सूर्य से जीवों तक का स्थानांतरण ऊर्जा प्रवाह कहलाता है। मतलब जो इकोसिस्टम होता है उसमें ऊर्जा वो सूर्य से जीवों में पहुंचती है, और वो आपके सामने सूर्य से आपके सामने पेड़ पौधों में पहुंचती है, पेड़ पौधों से जीवों में पहुंचती है, और आपके सामने इसी तरीके से पूरा परितंत्र चलता है। उसी को ऊर्जा प्रवाह के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा प्रवाह आपके सामने एक लीनियर होती है, आपके सामने एक दिशा में होती है हमेशा। समझ में आ गया? यूनिलीनियर होती है, एक लीनियर बोल दिया, यूनिलीनियर होती है, आपके सामने एक दिशा में होती है आपके सामने। समझ में आ गई? और कहां से ट्रांसफर होती है? सूर्य से आपके सामने पेड़ पौधों में ट्रांसफर होती है, उसको ऊर्जा प्रवाह के नाम से जाना जाता है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? भोजन के माध्यम से ऊर्जा का क्रमिक स्थानांतरण को खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। मतलब भोजन होता है ना, अपन जो भी भोजन प्राप्त करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, इसके माध्यम से जो ऊर्जा है उसका जो ट्रांसफर होता है एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में, उसको किसके नाम से जाना जाता है? खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो भोजन के माध्यम से जो ऊर्जा का स्थानांतरण देखने को मिलता है उसको खाद्य श्रृंखला के नाम से अपन जानते हैं। अगले वाला प्रश्न है, खाद्य जाल क्या होता है? अनेक खाद्य श्रृंखलाओं को आपस में जुड़ा हुआ तंत्र खाद्य जाल कहलाता है, जिसमें जैसे आपके सामने हिरण क्या करती है? घास को खा जाती है ना। फिर हिरण को शेर खा जाता है, शेर को आपके सामने गिर्द खा जाता है, भाई उसको मृत्यु प्राप्त होने वाले गिर्द को कोई डिकम्पोजर है, उपघटक है, वो खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं जो आपके सामने वो खा जाते हैं, बैक्टीरिया खा जाते हैं। तो ये जो सारे के सारे जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर घास नहीं होगी तो हिरण भी नहीं होगा, हिरण नहीं होगी तो आपके सामने शेर वगैरह, आपके सामने उनका परितंत्र बिगड़ जाता है ना। तो सारे के सारे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल के नाम से जाना जाता है, खाद्य जाल के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, पारिस्थितिक उत्तराधिकार क्या होता है? समय के साथ साथ एक समुदाय को दूसरे समुदाय द्वारा पारिस्थितिक जो परिस्थिति होती है उस पर उत्तराधिकार होना पारिस्थितिक उत्तराधिकार के नाम से जाना जाता है। मतलब एक समुदाय दूसरे समुदाय के चीजों को जो अधिकार जमा लेता है उसको पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है आपके सामने, वन परितंत्र क्या होता है? अगले वाला प्रश्न क्या आपके सामने, वन परितंत्र क्या होता है? तो वनों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं और पर्यावरणीय क्रियाओं के तंत्र को क्या कहा जाता है? वन परितंत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब जो अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो वन होते हैं ना, उसके अंदर जितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो पर्यावरण में जितनी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? वन परितंत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वन परितंत्र के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, घास परितंत्र बताइए। घास परितंत्र क्या होता है? घास से आच्छादित क्षेत्र में शाकाहारी जीव अधिक होते हैं, उसे घास परितंत्र कहा जाता है। मतलब एक ऐसा परितंत्र जहां पर आपके सामने ज्यादा से ज्यादा शाकाहारी जीव पाए जाते हैं। कौन से जीव पाए जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा शाकाहारी जीव पाए जाते हैं, और खाली जमीन के अंदर घास उगता है, उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने घास परितंत्र के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, मरुस्थलीय परितंत्र क्या होता है? मरुस्थलीय परितंत्र क्या होता है आपके सामने? कम वर्षा वाला क्षेत्र का परितंत्र, जो वहां पर अनुकूलित जीव रहते हैं। मतलब जहां पर कम बारिश होती है, शुष्क तापमान पाया जाता है, उस प्रकार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है भाई? मरुस्थलीय परितंत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? मरुस्थलीय परितंत्र के नाम से जाना जाता है। कम वर्षा होती है, जहां पर जीव वगैरह रहते हैं, उसको अपन मरुस्थलीय परितंत्र के नाम से जानते हैं। अगले वाला है, जलीय परितंत्र क्या होता है? क्या होता है भाई आपके सामने जलीय परितंत्र? जल में पाए जाने वाले जीवों का
परितंत्र जलीय परितंत्र का कहलाता है। मतलब जल में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? आपके सामने जलीय परितंत्र के नाम से जाना जाता है। जल में मछली पाई जाती है, मगरमच्छ पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के आपके सामने कैक्टस पाया जाता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग प्रकार की जो मछलियां पाई जाती है। तो जो जो आपके सामने जीव जंतु आपके सामने पाए जाते हैं, कैक्टस भाई फूल होता है, वो नहीं होता है, केकड़ा उसको क्या बोलते हैं, नाम भूल गया मैं, और टोटाइल भी पाए जाते हैं आपके सामने, केचुए भी पाए जाते हैं, कछुए भी पाए जाते हैं। तो जितने भी जीव जंतु आपके सामने जल में पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? जलीय परितंत्र के नाम से जाना जाता है। तालाबीय परितंत्र बताइए, तालाबीय परितंत्र क्या होता है? स्थिर जल निकायों में पाने जाने वाले जीवों का तंत्र तालाब परितंत्र होता है। मतलब भाई तालाब होता है ना, जहां पर पानी इकट्ठा होता है और उसके अंदर जितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं उसको तालाब परितंत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? तालाब परितंत्र के नाम से जाना जाता है। जब स्थिर पानी रहता है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको तालाब परितंत्र के नाम से जानते हैं अपन। किस परितंत्र के नाम से जानते हैं? तालाब परितंत्र के नाम से जानते हैं। अगला कौन सा परितंत्र है? नदी परितंत्र कौन सा होता है? बहते हुए जल में पाए जाने वाले जीवों को कौन से परितंत्र के नाम से जाना जाता है? नदी परितंत्र के नाम से जाना जाता है। कोई पानी बह रहा है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको किसके नाम से जानते हैं भाई? नदी परितंत्र के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है महासागर परितंत्र बताइए। महासागर परितंत्र कौन सा होता है? समुद्री जीवों और जल के बीच में जो आपस संबंध में पाया जाता है। मतलब समुद्र के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं ना, उनके बीच में क्या संबंध होता है ना? प्रवाल भीतियां पाई जाती हैं आपके सामने, जो छोटी मछलियां बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती हैं, वो आपके सामने उसमें जो कचरा पाया जाता है उसको खा लेती हैं छोटी मछलियां। तो ये जो सारा का सारा इकोसिस्टम जो एक दूसरे पर निर्भर करता है, समुद्री जीव जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, उसको महासागरीय परितंत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महासागरीय परितंत्र के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है एस्चुरी परितंत्र क्या होता है? क्या होता है एस्चुरी? जहां नदी और समुद्र का जल मिलता है। मतलब एस्चुरी क्या होती है? जहां पर नदी है और समुद्र जब आपस में मिलते हैं उसको एस्चुरी के नाम से जाना जाता है। अब होता क्या है बच्चों, नदी जब आपके सामने समुद्र में मिलती है ना, तब जो कणीय वेग आपके सामने, वेग के कारण आपके रिपल्सन होता है, वहां पर आपके सामने परिघर्षण देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है, नदी का पानी है वो फैल जाता है एकदम। जैसे पहले नदी ऐसे बहती थी, अब नदी समुद्र के किनारे आकर इतनी चौड़ी सारी हो जाएगी जिसमें अलग अलग प्रकार की धाराएं बहने लग जाएंगी। उसके पीछे अनेक कारण होते हैं। उसमें एक कारण है कि इनकी स्पीड भी कम हो जाती है। उसके साथ आपके सामने साइंस का सिद्धांत भी चलता है, घर्षण वगैरह भी देखने को मिलता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं इसकी वजह से भी ये देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो पानी का अपना भाव क्षेत्र बहुत लंबा हो जाता है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको डेल्टा एस्चुरी के नाम से जाना जाता है। चलिए परितंत्र का महत्व बताइए। परितंत्र का क्या महत्व होता है? परितंत्र प्राकृतिक संतुलन, ऊर्जा प्रवाह तथा जैव विविधता को बनाए रखता है। परितंत्र क्या करता है? आपके सामने प्रकृति के बीच में संतुलन बनाए रखता है तथा जैव विविधता होती है अपनी, उसको भी बनाए रखने का काम करता है। समझ में आ गया यूनिट नंबर 2 को। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसमें कौन से प्रश्न आएंगे? प्राकृतिक संसाधन व पर्यावरण समस्याओं से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसका पहला प्रश्न है नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं? नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ऐसे संसाधन जिनको बार बार प्रयोग कर सकते हो, पुनः प्राप्त कर सकते हो, उनको नवीनीकरण संसाधनों के नाम से जाना जाता है। जैसे जल, सूर्य और ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा हो गई, जलीय ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, आपके सामने भूतापीय ऊर्जा को जल ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, पवन ऊर्जा हो गई, गोबर गैस वाली होती है। तो ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनको बार बार उपयोग कर सकते हो। एक बार आपने सूर्य की ऊर्जा को उपयोग कर लिया, फिर से अगले दिन सूर्य की ऊर्जा आएगी, उससे फिर से निर्माण कर सकते हो। समझ में आ गया? ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, इनको बार बार प्रयोग कर सकते हो और प्रदूषण भी कम होता है। स्वच्छ ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है नवीनीकरण ऊर्जा को, नवीनीकरण संसाधनों को। अगले वाला है अनवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं? वे सीमित और समाप्त हो सकते हैं। मतलब ऐसे संसाधन जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और कभी भी समाप्त हो सकते हैं, उनको किसके नाम से जाना जाता है भाई? आपके सामने अनवीनीकरण संसाधनों के नाम से जाना जाता है। जैसे कोयला और पेट्रोलियम। कौन कौन से भाई आपके सामने? कोयला और पेट्रोलियम कैसे संसाधन है आपके सामने? असीमित संसाधन है जिनको, सीमित संसाधन है, मतलब जो कभी भी खत्म हो सकते हैं आपके सामने। भाई एक बात बताओ, कोयले का भंडार फिक्स है, पेट्रोलियम का भंडार फिक्स है आपके सामने। एक समय आएगा जब ये नष्ट हो जाएंगे,
फिर से बनने में इनको लाखों साल का समय लग सकता है, बार बार उपयोग नहीं कर सकते हो आप इनका। समझ में आ गया? तो एक बार पेट्रोल यूज कर लिया, उतनी मात्रा में पेट्रोल बनने में लाखों साल का समय लगता है, इसीलिए क्या है, सीमित मात्रा में है, और अगर इनको ज्यादा उपयोग किया गया तो समाप्त भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के संसाधनों को क्या कहा जाता है? अनवीनीकरण संसाधनों के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है भूमि क्षरण क्या होता है? भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी को भूमि क्षरण कहा जाता है। मतलब कोई जमीन होती है ना, उसकी उपजाऊता धीरे धीरे कम होती चली जाती है, उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? भूमि क्षरण के नाम से जाना जाता है। पहले भाई आपके खेत में 10 बोरी खेत की उगती थी, अनाज की उगती थी आपके खेत में, अब वो 2-3 बोरी उगती है, तो अब क्या हो गया, आपके सामने उसकी भूमि है, उसमें उपजाऊता कम हो गई है, उसी को भूमि क्षरण के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी का बह जाना, सॉइल इरोजन के नाम से जाना जाता है। जब मिट्टी बह जाती है उसी को किसके नाम से जाना जाता है भाई? मृदा अपरदन के नाम से जाना जाता है। नदियां वगैरह, आपके सामने कोई बारिश का मौसम आता है, तब आपके खेत में देखा हो कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जो ऊंचाई की जगह होती है, उससे अक्सर आपके सामने जो नीचे वाली जमीन होती है उसको क्या कर जाती है, वहां की मिट्टी को बहाकर ले जाती है, बड़े बड़े खड्डे देखने को मिलते हैं, उसको मृदा अपरदन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मृदा अपरदन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है मरुस्थलीकरण क्या होता है? मरुस्थलीकरण क्या होता है? उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में परिवर्तित होना मरुस्थलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाती है, उसको किसके नाम से जानते हैं भाई? मरुस्थलीकरण के नाम से जाना जाता है, डेजर्टिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। भाई ये कैसे होता है? पेड़ों को काट दिया आपने, है ना, ज्यादा आपने यूरिया का उपयोग कर लिया, जो मिट्टी है उसका ऊपरी भूभाग है वो पानी के द्वारा बहा दिया गया, तो अब क्या मिट्टी उपजाऊ नहीं रही, उस पर कोई ज्यादा फसल नहीं उग सकती है, उसको आपके सामने मरुस्थलीकरण के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है वनों की कटाई क्या होती है? जब भाई आपके सामने पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई की जाती है उसको जंगलों की कटाई या वनों की कटाई के नाम से जानते हैं। अगले वाला प्रश्न है पर्यावरण, खनन से पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है? जब खनन होता है उससे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है? खनन से भूमि, जल और वायु प्रदूषण बढ़ता है। भाई आपके सामने कहीं पर खनन हो रहा है, उससे क्या होता है? मिट्टी है, मिट्टी प्रदूषित होती है। क्यों? कोयला का खनन हो रहा है तो कोयले की काली मिट्टी उड़कर आपके सामने आसपास जो मिट्टी उस पर जमा हो जाएगी, जल में प्रदूषण फैलने लग जाता है, और वायु में भी वहां से धुआं उड़ उड़कर क्या होता है, आपके सामने प्रदूषण फैलाने का काम करता है। तो खनन से क्या होता है? भूमि, जल व वायु प्रदूषण फैलता है। अगले वाला पॉइंट है बांध निर्माण के क्या दुष्प्रभाव होते हैं? बांध बनाए जाते हैं उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं? बांधों से वन, जैव विविधता तथा जनजातीय जीवन प्रभावित होता है। क्या होता है भाई, आपने अगर बांध बना दिया और वहां पर पहले क्या बहुत बड़ा वन हुआ करता था, उसको काटकर आपने क्या बना दिया? एक बांध बना दिया, तो वहां के जो जीव जंतु है उनको आवास नष्ट हो गया, लोग अगर वहां पर रहते थे तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, है ना। तो यही है, बांध से वन को नुकसान पहुंचता है, जैव विविधता और अलग अलग प्रकार का जो जनजातीय जीवन होता है उसको नुकसान पहुंचता है। समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया वनों से बांध बनाने के क्या क्या नुकसान होते हैं। अगले वाला जल संकट क्या होता है? जल की कमी या असमान वितरण को जल संकट के नाम से जाना जाता है। मतलब पानी की जो कमी पाई जाती है और पानी का असमान वितरण, नदियों वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी पाया जाता है, लेकिन वहीं पर आपके सामने अगर आप पहुंच जाते हो, अपन सिक्योरिटी क्षेत्र में देख लो, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर बिल्कुल पानी नहीं देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है ना, तो जल के असमान वितरण को जल संकट के नाम से जाना जाता है। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज बच्चों, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो, ताकि अपने को 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, जिससे अपने क्या हो जाए 20,000 सब्सक्राइबरों तक अपन पहुंच जाए। समझ में आ गया? तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर दो। बाढ़ क्या होती है? अत्यधिक वर्षा से जल का जो फैलाव है उसे बाढ़ कहलाता है। मतलब बहुत ज्यादा जो वर्षा होती है ना, इससे क्या होता है, जल का फैलाव देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा वर्षा से क्या होती है, आपके सामने जो जल है वो आपके सामने इधर उधर फैल जाता है, उसी को क्या कहलाता है? बाढ़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? आपके सामने बाढ़ के नाम से जाना जाता है। वर्षा का जल इधर उधर फैल जाता है, उसी को बाढ़ के नाम से जानते हैं। अगले वाला प्रश्न है सूखा क्या है? लंबे समय तक वर्षा न होना क्या कहलाता है? सूखा कहलाता है। अगर बहुत लंबे समय तक आपके सामने वर्षा नहीं होती है, उसके कारण क्या होता है, कोई जमीन है वो सूखी पड़ जाती है, पानी नहीं रहता उसमें, तो उसी को सूखे के नाम से जाना जाता है। ड्रोट या फिर आपके सामने अकाल के नाम से भी उसको जानते हैं। कोई प्रकार की किसानी नहीं होती है, कृषि, कोई जीव जंतु वो पानी के लिए तरस जाते हैं, किसी प्रकार का अनाज नहीं उगता है।
अंतरराज्यीय जल विवाद क्या होता है? राज्यों के बीच में जल को बंटवारे को लेकर जो विवाद चलता है उसको क्या कहा जाता है? अंतरराज्यीय जल विवाद के नाम से जाना जाता है। मतलब एक दो राज्यों के बीच में जो जल का विवाद देखने को मिलता है, जैसे कावेरी जल विवाद है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में देखने को मिलता है। इस प्रकार का जो किसी भी नदी है, आपको यमुना नदी को लेकर हरियाणा और पंजाब में आपके सामने देखने को मिलता है विवाद। तो अलग अलग प्रकार के राज्यों में उसके जो नदियों के पानी के लेकर बंटवारा चलता रहता है, उसको जल विवाद के नाम से जानते हैं। अगले वाला प्रश्न है, वायु द्रव्यमान क्या होता है? समान ताप और आर्द्रता वाली वायु का बड़ा भाग। मतलब आपके सामने समान टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर और सेम ह्यूमिडिटी से अगर जहां पर जो तापमान देखने को मिलता है उसको वायु द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। वर्षा कैसे होती है? वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण की प्रक्रिया से। देखो क्या होता है, पानी है, पानी पर सूर्य की किरणें लगती है तो उसका क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। समझ में आ गया? अब छोटी छोटी बूंदें आपके सामने आसमान में जाकर इकट्ठी हो जाती हैं। अब इकट्ठी तो हो गई, इकट्ठी होने के बाद में उनका क्या रहता है, उन जो बादल उससे क्या होते हैं, आपके सामने इकट्ठी होकर बादलों का निर्माण करते हैं। अब वो बादल आपके सामने ऊपर की तरफ जाते हैं, क्यों? हल्के होते हैं। तब हल्के होने के कारण ऊपर ठंड अधिक होती है, इसलिए उनमें क्या होता है? कंडेंसेशन, संघनन होता है। संघनन से क्या होता है, वो पानी की बूंदे एक जगह इकट्ठा होकर ओले का रूप ले लेती है। ओले का रूप लेने की वजह से वो भारी हो जाती है और नीचे की तरफ आती है, और तब क्या हो जाता है, तापमान बढ़ने से वो ओले है वो पानी के रूप में आपके तरफ नीचे गिरते हैं। समझ में आ गया? वो पानी की बूंदों में बदल जाते हैं और इससे बरसात देखने को मिलती है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बजाय अगर अपन दूसरे प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं, उसको वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के नाम से जाना जाता है। जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, आपके सामने सारे क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। समझ में आ गया आपके सामने? ये थे यूनिट नंबर 3। अब अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, जिसमें जैव विविधता और उसके संरक्षण से संबंधित प्रश्नों को विस्तार से देखेंगे। पहला प्रश्न है, जैव विविधता क्या होती है? जीवों में पाए जाने वाली विविधता को किसके नाम से जाना जाता है? जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने भाई एक प्रजाति होती है, आप मनुष्य होते हैं, उसके में किसी का रंग काला है, किसी का गोरा है, कोई आपके सामने सांवला है, कोई नाटा है ना, किसी का हाइट बहुत ज्यादा है। तो ये जितनी विविधता पाई जाती है, एक सांप होते हैं उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं, हिरण होते हैं उसके अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं, प्रजातियां होती है उनके अलग अलग प्रकार की। तो उसी में जो जीव जंतु होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है, उसको जैव विविधता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? जैव विविधता के नाम से जानते हैं। जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं? कितने स्तर होते हैं? अनुवांशिक, प्रजातीय व परितंत्रीय विविधता पाई जाती है। जैव विविधता के अलग अलग भाग पाए जाते हैं। एक तो होती है अनुवांशिक, जब कोई भी विविधता, कोई भी जीव जंतु में विविधता किसी के कारण आए, अनुवांशिक, माता पिता में जो गुण है वो बच्चे में ट्रांसफर हो जाए, उसको अनुवांशिकता के नाम से जाना जाता है। प्रजातीय क्या होता है? सेम जाति की आपके सामने जो जीव जंतु होते हैं उसमें बदलाव देखने को मिलता है, उसको प्रजाति के नाम से जाना जाता है। और परितंत्रीय विविधता क्या होता है? आपके सामने परितंत्रीय पूरे के पूरे जो जीव जंतु होते हैं उनके अंदर जो विविधता देखने को मिलती है उसको परितंत्रीय विविधता के नाम से जाना जाता है। भारत जैव विविधता राष्ट्र क्यों? भारत एक जैव विविधता राष्ट्र क्यों पाया जाता है, क्यों जाना जाता है? भारत में अत्यधिक प्रजातियां व परितंत्र पाए जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग प्रकार की जातियां पाई जाती हैं और अलग अलग प्रकार का परितंत्र पाया जाता है। समझ में आ गया? नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग मिलेंगे आपके सामने, साउथ के अलग है, नॉर्थ के अलग है, राजस्थान हरियाणा के पास है, उसमें भी बहुत अंतर है। और एक राज्य के अंदर भी अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है, इसलिए भारत को जैव विविधताओं वाला राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैव भौगोलिक क्षेत्र क्या होता है? क्या होता है जैव भौगोलिक क्षेत्र? समरूप जैविक विशेषताओं वाला क्षेत्र, मतलब समान रूप से आपके सामने क्या हो रखा है, समान रूप से आपकी जैविक विशेषताओं का फैलाव देखने को मिलता है, उसको समरूप जैविक विशेषताओं के नाम से जाना जाता है। मतलब सेम ही प्रजाति के लोग जहां पर पाए जाते हैं उसको आपके सामने किस नाम से जाना जाता है? समरूप जैविक विशेषताओं के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, जैविक विविधताओं का हॉटस्पॉट क्या होता है? अत्यधिक जैव विविधता वाले संकटग्रस्त क्षेत्र। जैव विविधता का संकटग्रस्त क्षेत्र वो होता है आपके सामने भाई ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो संकटग्रस्त हैं, जैसे कि हिरण, कोई चित्तल हो गया आपके सामने वो पाया जा रहा है, कोई चित्ता है, बाघ है ना, शेर है, और कोई सांप वगैरह है जो आपके सामने संकटग्रस्त क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उसको जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं? ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पे हो, मतलब ऐसी इस प्रकार की प्रजातियां जो लगभग आपके सामने नष्ट होने के कगार पे है, उन्हीं को संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम से जाना जाता है। अगले वाला, स्थानिक प्रजातियां कौन सी होती हैं?
जो केवल किसी एक विशेष स्थान पर पाई जाती हैं उसको स्थानीय प्रजातियों के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी एक विशेष क्षेत्र होता है ना, वहां पर कोई भी एक विशेष क्षेत्र पे जो प्रजातियां पाई जाती हैं उसको स्थानीय प्रजातियों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? स्थानीय प्रजातियों के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, आवासीय क्षति क्या होती है? आवासीय क्षति क्या होती है? जीवों के प्राकृतिक आवास का नष्ट हो जाना। जो अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनका जो प्राकृतिक आवास होता है वो जब नष्ट हो जाता है ना, उसको प्राकृतिक आवास के नाम से जाना जाता है। जैसे हाथी हैं, वो जंगलों में रहते हैं, अब भाई जंगलों को काट काट कर अलग अलग प्रकार के होटल बना दिए गए, गांव बस गए, तो अब क्या हो गया, वो उनके लिए जमीन नहीं बची, खाने के लिए पेड़ पौधे नहीं बचे, तो अब क्या करेंगे, वो घरों में या आपके सामने खेतों में जाकर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसी को किसके नाम से जाना जाता है? आवास क्षति के नाम से जाना जाता है। अवैध शिकार क्या होता है? वन्य जीवों का गैर कानूनी रूप से शिकार किया जाता है। जितने भी जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनका अगर आप इलीगली आपके सामने क्या करते हो, पोचिंग करते हो, आपके सामने शिकार करते हो, हंटिंग करते हो, उसको अवैध शिकार के नाम से जाना जाता है। इसके क्या होता है भाई, आपके सामने अवैध शिकार का क्या होता है भाई, जो काफी ऐसे जीव जंतु होते हैं जैसे हिरण है, उसका मस्क पाया जाता है ना, वो काफी महंगा बिकता है, हाथियों के दांत बिकते हैं, शेर वगैरह की खाल बिकती है, काफी जो सांप वगैरह होते हैं उनका जहर बिकता है, छिपकली वगैरह होते हैं उनसे अलग अलग प्रकार की दवाइयां बनती हैं। तो ये क्या है, इलीगल होते हैं और ये इनके जो इलीगल मार्केट में बहुत महंगी बिकते हैं, इसलिए इनका शिकार किया जाता है। मानव व वन्य जीव संघर्ष क्या होता है? जब मनुष्य और वन्य जीव के बीच में जो टकराव देखने को मिलता है उसको मानव व वन्य जीव संघर्ष के नाम से जाना जाता है। मतलब जीव जंतुओं के बीच में और मनुष्य के बीच में जो टकराव देखने को मिलता है उसको मानव व वन्य जीव संघर्ष के बीच नाम से जानते हैं अपन। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैव आक्रमण क्या होता है? क्या होता है भाई जैव आक्रमण? विदेशी प्रजातियों द्वारा स्थानीय प्रजातियों पर प्रभाव। जो विदेशी प्रजाति होती है वो जो स्थानीय प्रजातियों पर अपना प्रभाव छोड़ती है, मतलब उन पर कब्जा हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? जैवीय, जो आपके सामने जैव आक्रमण के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई आपके सामने कोई घास फूस ऐसा उगा दिया, वहां पर वो क्या कर दिया, उसने स्थानीय प्रजातियों को नष्ट कर दिया। इन सेतु संरक्षण क्या होता है? इन सेतु संरक्षण होता है जो प्राकृतिक आवास में, जैसे शेर है उसको जंगल में रखा गया है ना, कोई बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, कोई राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जैसा इन्वायरमेंट में कोई जीव जंतु रहता है उसको उसी वातावरण में रखा गया, उसी को इन सेतु संरक्षण के नाम से जाना जाता है। अक्सेतु क्या होता है? प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित किया जाता है। कोई भी भैया आपके सामने कोई जीव जंतु है, शेर है, गिर में रहते हैं, अब उनकी बहुत ज्यादा अवैध शिकार हो रहा है, ऐसा सिचुएशन पहुंच गई कि अगर उनको रोका नहीं गया, अगर उनको और कहीं नहीं ट्रांसफर किया गया तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा होता ना, तो उसको क्या किया जाता है, उन शेरों को और कहीं पर ट्रांसफर कर दिया गया, चिड़ियाघर में या कोई बीज बैंक वगैरह में ट्रांसफर कर दिया गया, उसको क्या कहा जाता है? अक्सेतु संरक्षण के नाम से जाना जाता है। परितंत्रीय सेवाएं क्या होती हैं? प्रकृति द्वारा जो मानव को मिलने वाले लाभ को किसके नाम से जाना जाता है? प्रकृति सेवाओं के नाम से जाना जाता है। मतलब प्रकृति द्वारा जो मानव को जो जितना भी लाभ मिलता है उसको प्रकृति के नाम से जाना जाता है। जैव विविधताओं के संरक्षण के नाम क्या होता है? पर्यावरणीय संतुलन और मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक, मतलब पर्यावरण के बीच में संतुलन बनाने के लिए और मानव के अस्तित्व के लिए आपके सामने जैव विविधताओं की आवश्यकताएं होती हैं। तो ये था आपके सामने एनवायरमेंट स्टडीज के जितने भी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है सारे के सारे मैंने पढ़ा दिए हैं। वीडियो जोर से अगर वीडियो पूरा देखा है चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर दो। धन्यवाद।